नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट प्रीवियस पेपर। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। पेपर में नज़दीक ही है, पेपर 14 तारीख से स्टार्ट है। कुछ बच्चों का पेपर पटना पहुँचा है, कुछ बच्चों का पेपर दिल्ली ही है, कुछ का पेपर मेरठ है। तो सफ़र से परेशान ना हो, अपनी हिम्मत रखें और एग्ज़ाम अच्छे से दें। हम अपना प्रीवियस पेपर शुरू कर रहे हैं। करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से। देखो, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर आपको कोई जुमला शायरी या फिर कोई मोटिवेशनल बात करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मोटिवेट आप हो सकते हैं, आप घर से निकलें। आप घर से निकलेंगे तो आप सड़क पर चलते हुए किसी मजदूर को देख लेना, आपको अपना भविष्य दिख जाएगा अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। अगर आपने कोई स्पेशल प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है तो हो सकता है आपकी कहीं जॉब लग जाए ले देकर, लेकिन वरना आपको यही काम करना पड़ेगा। बहुत जॉब है, वैकेंसी है जोमेटो बॉय की। कोई ना कोई खाना ऑर्डर करता ही रहता है, मैं भी ऑर्डर करता हूँ, कोई ना कोई लाता रहता है। तो या तो वहाँ चले जाना है या फिर पढ़ाई करके वर्दी ले लेनी है। तो वर्दी को जुनून बनाएं और ले लें। कोई काम मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लें। इंसान क्या नहीं कर सकता, आप अच्छे से करें। और लड़कियों के लिए मोटिवेशन, लड़कियों के लिए तो मोटिवेशन उनके घर में भरा हुआ है। भाई, आप अपने घर जाएं, अपनी मम्मी पापा को देखें, अपनी मम्मी को देखें। सबसे पहले वो घर पे आपको काम करते हुए दिखाई दे जाएंगी, रसोई का, बर्तन का, झाड़ू पोछा, सब चीज़। ठीक है। देखो, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऐसी ही उम्मीद की जाती है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। अगर अपर क्लास से होंगे, उनके घर में नौकर भी होंगे, और वो अपर क्लास से हैं तो वो IAS PCS की तैयारी करेंगे, कांस्टेबल की तैयारी नहीं करेंगे। तो जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं तो वो अच्छे से देखें और मोटिवेशन वीडियो पे ना जाएं। किसी टीचर ने मोटिवेट कर दिया तो हम पढ़ेंगे, नहीं। आप कैसे पढ़ लोगे? वो तो मोटिवेशन 2-3-4 दिन का रहेगा। जो आपको मोटिवेट करके पढ़ाया जाता है वो मोटिवेशन क्षणिक होता है। जो आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन निकलता है, या फिर आपको कोई टारगेट है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे इसके पास रहना है, तो आपको ये चीज़ डिसाइड करने के लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। वरना तो बहुत सारा मोटिवेशन लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए तो मोटिवेशन ढूंढना पड़ जाएगा, लेकिन लड़कियों के लिए मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। देखें पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है, यदि वस्तुओं कह रहा है किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की 2 क्रम छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य का बीच का अंतर जो है 36 रुपया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस। कह रहा है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 36 बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विद अ डिस्काउंट ऑफ 32% एंड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 12%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक हमारे पास मार्क प्राइस है, किसी वस्तु का प्राइस है, उस पर हमने 32% डिस्काउंट दिया था। अब डिस्काउंट 32% ना देकर हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं 20% और 12%। देखो 32 ही है टोटल, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस में चेंजेस है वो 36 रुपये का चेंजेस है, उसने ये बोला है। तो 36 रुपये का चेंज है, तो हम देखेंगे कितना चेंज हुआ है। तो आप 100 मानेंगे, 32 माइनस करेंगे, या फिर 100 मान के 20% और 12% निकालेंगे, और सक्सेसिव डिस्काउंट है ये, माइनस करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएंगे उनका जो डिफरेंस है उसको 36 बोला है। लेकिन आप सिंपल सी चीज़ सोचें, जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में, वो डिफरेंस हमारा केवल किसकी वजह से है? जो डिस्काउंट चेंज हुआ है उसकी वजह से। तो आप इस चीज़ को याद कर लें। अगर हमारे पास डिस्काउंट पहले तो 32% है, और उसके बाद जो डिस्काउंट है वो हमारे पास 20% और 12% है, तो हमने इसको डिस्काउंट को 32% डिस्काउंट को हमने चेंज करके 20% और 12% कर दिया है। तो आप देखो इन दोनों का टोटल अब भी 32 ही आ रहा है। तो जो दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो इनकी डिस्काउंट से ही हम बता सकते हैं डायरेक्ट। इसकी सेलिंग प्राइस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 100 होगा। तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.4% आ जाएगा। ये परसेंटेज में वैल्यू आती है, तो 2.4% हमारा डिफरेंस होगा। तो जो डिफरेंस है 2.4% वो मार्क प्राइस का 2.4 है। तो हमारे पास जो मार्क प्राइस है उसका 2.4% आपको दे रखा है कितना? 36। उसने डिफरेंस पहले दिया 36 का, तो आप दशमलव हटा के 0 लगाएं, 24 से काटेंगे आप इसे 15, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1500 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो यही इतना सा करना था और कुछ नहीं करना था। तो आपको यही लाइन लिखनी है डायरेक्ट, और हो सकता है ये लाइन ना लिखनी पड़े, यही लिखना पड़े डायरेक्ट। थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी आपको एग्जाम में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से दे ब्याज की समतुल्य प्रभावी ब्याज दर बतानी है हमें, दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध क्या होगी ये बताना है। कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्टिव एनुअल रेट इक्वलेंट टू द 12% इंटरेस्ट पेएबल क्वार्टरली। तो इंटरेस्ट दे रहे हैं क्वार्टर में। देखो क्वार्टर का मतलब है, अगर हम 1 साल की बात करें, 1 साल का मतलब 12 महीने, तो क्वार्टर होता है 4, तो 12 महीने। तो 12 माह की अगर हम बात करें 12 मंथ की, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हमें 4 बार ब्याज दिया जाएगा। तो 4 बार, देखो 1 साल की बात कर रहे हैं ना हमें, तो हमें समय जो होगा हमारे पास टाइम, वो तो हो जाएगा 4। तो 1 साल में 4 होता है। मैं 4 साल नहीं लिखूंगा क्योंकि 4 क्वार्टर हैं, तो 4 क्वार्टर लिख सकते हैं यहाँ पे से। लेकिन दर जो है, दर हमारे पास पूरे साल की 12% है। पूरे साल की मतलब 12 माह की दर है 12%, 12 माह की है 12%।
और क्वार्टर हमें देना है, तो क्वार्टर का मतलब 3-3 महीने दिया जाएगा, तभी तो 4 क्वार्टर होंगे। तो 3 महीने की कितनी दर होगी, देखो 12 माह की 12%, 3 माह की 3% दर। तो हमारे पास जो दर होगी वो रेट हो जाएगी हमारे पास 3%। तो आपके पास क्वेश्चन इतना सा है कि हमें 3% की दर से 1 साल तक इंटरेस्ट देना है हर क्वार्टर में, यानी कि 4 बार। तो आपकी जो ब्याज की दर है वही आंसर होगा। इफेक्टिव रेट वही होता है हमारे पास। इफेक्टिव रेट का मतलब है कि हम रेट को कंपाउंडेड बना दें। तो आप देखें 3% है, हमारे पास रेशो होता है 4 साल के लिए, 4 बार के लिए, 4, 6, 4, 1। जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा उन्होंने ये रेशो जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वाकई में आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना। आप इस चीज़ को देखें, हमने प्रिंसिपल माना 100 रुपये, 100 रुपये पर हम 3% निकाल रहे हैं। अब 100 रुपये क्यों माना प्रिंसिपल मैंने, 100 रुपये इस वजह से माना है क्योंकि जब मैं इफेक्टिव रेट निकालूंगा परसेंटेज में, तो 100 रुपये मानने से मुझे परसेंटेज निकालना नहीं पड़ेगा, जो टोटल आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो आप देखें हमने 3% निकाला 100 का, तो 3% आया इसका 3 रुपये। फिर से हमने इसका 3% निकाला है, हमारे पास आया 3 रुपये। फिर हमने इसका 3% निकाला दोबारा से, 3 का 3%, क्योंकि रेट 3% है, 4 बार देना है, तो ये होगा हमारे पास 0.09। और फिर इसका 3% निकालेंगे तो होगा 0.0027। इससे आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, डेसिमल चलता चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको 2 डेसिमल दिख रहे हैं। तो आप देखें 4 3 12 हुआ, 9 6 54 हुआ, तो आपको 12.54 दिखाई दे गया। तो आप देखें 12.54, ये रहा 12.54 ऑप्शन में दिख रहा है आपको कोई, ये दिख रहा है 12.55। तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। आप इसे भी सोल्व करके देख सकते हो, 1.08 हो जाएगा, ये 108 आ जाएगा आगे 0 आप ऐड करोगे तो 12.5508 आ जाएगा, लेकिन आपको 2 बार से ही इसका आंसर दिख जाएगा। तो हमारे पास 12.55 आ गया। आगे देखते हैं। इसने बोला है एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये का निवेश किया है, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% पर और शेष 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है। 2 वर्ष पूरा होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपये प्राप्त होते हैं। तो निवेश में प्रथम और द्वितीय भाग की राशि कितनी है। ए पर्सन इन्वेस्ट 50,000, पार्ट ऑफ विच ही इन्वेस्ट एट 10% एंड रिमेनिंग अमाउंट एट 12%। देखो 50,000 रुपये हैं, उसने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट दिया है उसने 10% पर, एक पार्ट दिया है उसने 12% पे। ठीक है जी, 12% पे, और 12% पर एनम है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, 2 साल पूरे होने पर ही रिसीव द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 11,640। 2 साल में जो इंटरेस्ट उसे मिला है वो 11,640 मिला है। तो आप देखो 1 साल का इंटरेस्ट निकालें तो 2 से डिवाइड करेंगे 58 हो जाएगा, और 4 को काटेंगे हम तो 2 हो जाएगा, तो 5820 आ गया। तो हमने 1 साल का इंटरेस्ट बना लिया है। तो उसने पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन पे 10% 12% निकालें, 5820 जहाँ रहा है आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको आप कुछ बच्चे से मिक्सर एलिगेशन से भी करते हैं, तो लेकिन मिक्सर एलिगेशन इन क्वेश्चन में लेंदी लगेगा आपको, क्योंकि जब हमें अमाउंट दे रखी है, जब हमें परसेंटेज आराम से निकल जाएगी तो हमारे पास मिक्सर एलिगेशन आसान होता है। लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं निकल पाएगी आसानी से, डेसिमल में चली जाएगी, इस वजह से हम मिक्सर एलिगेशन को स्किप करके शिफ्टिंग मेथड से देखेंगे। आप देखो शिफ्टिंग मेथड क्या कह रहा है, हमारे पास 10% है, ये भी 10% ही तो है, लेकिन ये 10% प्लस 2% है। अब आप सिंपल सी चीज़ देखें, अगर मैं पूरा का पूरा प्रिंसिपल यानी कि 50,000 10% पर देता तो मुझे 5,000 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन मुझे मिला है 5820। तो 5,000 की जगह 5820, 820 ज़्यादा मिल रहा है। क्यों ज़्यादा मिल रहा है, ब्याज ज़्यादा क्यों मिल रहा है, ब्याज ज़्यादा इस वजह से मिल रहा है क्योंकि मुझे 10% तो केवल कुछ पार्ट पे देना था, बचे हुए पार्ट पे 12% देना था। तो इसका मतलब मैंने यहाँ भी 10% दे दिया, पूरे पर 10% दिया तो यहाँ भी 10% दे दिया, तो इसका 2% रह गया था। तो जो इसका 2% है उसी की वजह से डिफरेंस पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले देखा पूरे को 10% पे दिया हमने, 10% आया 5,000 रुपये, जबकि इसका इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 5820 रुपये। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 820 का। 820 का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इन दोनों में 10% 2% का अंतर है, क्योंकि 2% यहाँ पर रह गया ब्याज, तो जो बचा है वो इसका 2% बचा है। तो इस वाले पार्ट का जो 2% है वो 820 है, तो 1% क्या होगा 410, और 100% आपको निकालना है, तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि 100% कितना होगा 41,000। तो आप देखें इस वाले का 2% था 820, इस वाले का 100% 41,000, तो ये वाली राशि आपकी आ गई 41,000। पूरा 50,000 रुपये है, तो पूरा 50,000 रुपये है, तो आपको 50,000 में से 41,000 माइनस करोगे तो ये बचेगा 9,000 रुपये। तो आपके पास 9,000 और 41,000 ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है, इसके दोनों गोलार्धों के सिरों को एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, कैप्सूल की धारिता सेंटीमीटर क्यूब कितनी है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। एक कैप्सूल दे रखा है हमें, कैप्सूल सब खाते होंगे, उसी के आकार की बात कर रहा है। आज आपको कैप्सूल का आयतन भी निकालना पड़ जाएगा। कैप्सूल की दवाई तो कई बार खाई होगी, दवाई भी निकाली होगी कई बार, आज कैप्सूल का आयतन भी निकालना है आपको। तो कह रहा है दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना है, और आर की वैल्यू 22/7 लेनी है। देखो दशमलव के 2 स्थानों तक, तो आपको 2 वैल्यू दे रखी हैं,
तो इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 स्थान बोला है। अगर आप दशमलव के एक स्थान पे भी जाएंगे तो आपका आंसर दिख जाएगा आपको। तो आपको बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है कैलकुलेशन करने की। जैसे हिम्मत होगी कैलकुलेशन करने की तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे इसे। कैसे? इसने बोला है ए मेडिसिन कैप्सूल ऑफ 8.8 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो आप देखें एक मेडिसिन कैप्सूल है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इतना मोटा कैप्सूल होता नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास कैप्सूल है जो सिलेंडर शेप में है। इसका जो डायमीटर है वो 0.8 है। तो 0.8 है तो रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हो जाएगी 0.4। अब उसने हमसे बोला है डायमीटर हैज द शेप ऑफ ए सिलेंडर एंड द एंड्स ऑफ इट्स टू हेमिस्फीयर आर स्ट्रक टू ईच अदर। तो जो हेमिस्फीयर है इसके दोनों साइड हेमिस्फीयर बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये हेमिस्फीयर बने हुए हैं, तो 2 हेमिस्फीयर हैं। तो जब आप देखो जब इसकी सिलेंडर की रेडियस 0.4 है तो जो हेमिस्फीयर है इसका भी बेस सर्कल है, तो इसकी भी जो रेडियस होगी ये भी 0.4 होगी। ऐसे ही हमारे पास इसकी रेडियस 0.4 है तो यहाँ भी रेडियस जो होगी ये 0.4 होगी। ठीक है जी। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैंने अभी हिंदी में पढ़ा था तो इसमें कैप्सूल की हाइट के बारे में बात की थी। तो कैप्सूल की जो पूरी हाइट होगी उसमें 0.4 भी शामिल होगा, और बची हुई जो बीच वाली हाइट होगी ये हमारे पास सिलेंडर की हाइट होगी। उसने बोला है द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। पूरी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, पूरी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो आप देखो 0.4 और 0.8 माइनस करोगे तो जो हमारे पास इसकी हाइट बचेगी वो 1.2 बचेगी। तो सिलेंडर की हाइट आ गई 1.2। व्हाट इज द कैपेसिटी इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कैप्सूल करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस यूज आर बराबर 22/7। आपको अब एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है किसका? पूरे कैप्सूल का। पूरे कैप्सूल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास? देखो पाई आर स्क्वायर एस तो होगा हमारे पास एक सिलेंडर का वॉल्यूम। ये हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फीयर है, सेमिस्फीयर भी बोल सकते हो। ये जो हेमिस्फीयर है अर्धगोला, तो इन दोनों को मिलाकर एक पूरा गोला बन जाएगा। तो आपको पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको क्या करना है? बस आपको इसे सोल्व कर लेना है। आप देखें दोनों में पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0.4 लिख लेता हूँ। तो 0.4 का स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया। हालांकि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है हमें, इसने बोला हुआ है, अभी हम बाद में लेंगे। एच की वैल्यू देखो, एच जो है इस सिलेंडर की एच जो है ये 1.2 है, प्लस 4/3 करोगे आप। आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया है तो सिंपल आर बचेगा। सिंपल आर कितना है? 0.4। बस आपके पास यही है जो सोल्व करना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और कैलकुलेशन में घुस जाना। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में घुस जाना इस क्वेश्चन में, और ये आराम से हो जाएगा। ये छूटेगा नहीं क्वेश्चन आपसे, क्योंकि इसकी सिंगल डिजिट ही आपका आंसर बता देगी। बच्चे इसकी कैलकुलेशन को करेंगे सॉल्व और बीच में लेंदी देख के छोड़ देंगे। तो देखो आपने शुरुआत भी की, समय भी दी और बीच में आके छोड़ दिया, तो यानी कि आपने समय बर्बाद किया। तो थोड़ा सा समय लगा के कर देना है क्वेश्चन को। तो आप देखें इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16। यहाँ पर देखो 12 या 36, ये 3.6 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 4 चौक 16 1.6। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा फिर 5.2 52 हो जाएगा ना, 36 16 5.2 डिवाइड बाई 3। अब आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और 21 से डिवाइड करना है। ऊपर नंबर है नहीं जो किसी से कट जाएगा, तो पहले 16 की गुणा कर लेता हूँ इसमें। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो 16 दूनी 32 का 2 आ गया, 16 पंजे 80 और 3 83, तो ये हो गया 832। अब देखो डेसिमल 2 डिजिट बाद है और 1 डिजिट बाद है, तो डेसिमल आएगा 3 डिजिट बाद। तो ये हो गया 0.832 डिवाइड बाई 3 चल रहा है हमारे पास, और इंटू क्या चल रहा है? 22/7 ये चल रहा है बस। अब 22 की मल्टीप्लाई और करनी है, हिम्मत कर रखना थोड़ी सी। 22 दूनी 44 होगा हमारे पास 4, फिर 22 थी 66 होगा, 66 4 70 हो जाएगा, 7 कैरी हो गया। 22 8 176 होता है, 176 और 7 183 हो जाएगा, 183। ये बटे में हो गया 7। अब आप देखें डेसिमल कितने अंक बाद था? डेसिमल इसमें 3 अंक बाद था, और हमने अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, तो हमारे पास बन गया ये 18.304। ठीक है जी, 5.2 और हमारे पास 1.6। ठीक है, अब इसे डिवाइड करना है हमारे पास 7 या 21 से नीचे, तो इसकी 3 की गुणा है। तो आप देखो 21 से हमें डिवाइड करना है। 21 से जब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट जाएगा, क्योंककि 21 से 18 कटता नहीं है। अब आप 183 लेंगे, 21 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 189 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 21 का पढ़ा आपको 8 बार पढ़ना पड़ेगा, 21 अट्ठे होते हैं 168, तो आपको 8 से ही आंसर दिख जाएगा। तो देखो मैं कह रहा था ना कि आपको मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको डेसिमल वाले सवाल आएंगे तो वो डेसिमल जो होंगे हमारे पीछे से नहीं होंगे, शुरुआत से ही सवाल बता देगा आंसर। शुरुआत में पहली डिजिट या फिर दूसरी डिजिट आपको सोल्व करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। इसने बोला है 18 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4.5 kg। तो 18 पर जो है हमारे पास 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो आप देखो 4.5 किलोग्राम को 4500 ग्राम कर देते हैं हम, तो 4500 ग्राम हो गया, और ऊपर हो गया 18 ग्राम, कितना परसेंट इंटू 100 हो गया, तो 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब आप कटिंग कर लीजिए, 9 से 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 2/5 को 40% कहते हैं, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं है, तो परसेंटेज को तो हम पहले ही सोल्व कर चुके। डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 0.4%। क्लियर, हमारे पास 0.4% हुआ बी। आगे देखते हैं। इसने बोला है एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502 और हर शनिवार को औसतन 475
और सप्ताह के अन्य दिनों में 340 पर्यटक आते हैं देखने के लिए लाइब्रेरी में। तो उसने कहा रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों की सप्ताह में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या क्या होगी। तो आप देखो 30 दिन का है, अगर ये 31 दिन का महीना होता तो इसमें दो दिन हो सकते थे जो 5-5 हो सकते थे, लेकिन इसमें केवल एक ही दिन होगा जो 5 दिन का होगा, जिससे हम महीना शुरू करेंगे वो 5 दिन का होगा ही होगा। उसने हमसे शुरू किया है रविवार को शुरू होने वाला, तो इसमें रविवार 5 दिन के होंगे, बाकी सब दिन 4-4 होंगे। आप देखें ए लाइब्रेरी रिसीव एन एवरेज ऑफ 502 टूरिस्ट इन एवरी संडे। तो संडे कितने हैं जी, 5 संडे हैं इसमें, 5 संडे का एवरेज रखा है 502, बाकी 4-4 दिन होंगे। उसने बोला है एन एवरेज ऑफ 475 टूरिस्ट एवरी सैटरडे। तो हर सैटरडे को 475 आ रहे हैं, तो जो 4 सैटरडे होंगे उनमें सब दिन 475 आएंगे हमारे पास, ठीक। उसके बाद बोला है एंड एन एवरेज ऑफ 340 टूरिस्ट ऑन द अदर डेज ऑफ द वीक। तो अदर डेज ऑफ वीक का उसमें तो देखो 9 दिन हो चुके हैं हमारे पास, कितने दिन बच गए 30 में से 21 दिन। तो 21 दिन में कितने हमारे पर्यटक आने वाले हैं, वो 340 टूरिस्ट आने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये टोटल 30 दिन का काम हो चुका है, तो आपको 30 दिन का ही एवरेज निकालना है बस। अब एवरेज क्या करना है, एवरेज में हम इसमें से कोई भी एक एवरेज अपनी तरफ से मान लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। आप देखें कोशिश करना कि जो इन सब में कम हो उसी को ही एवरेज मान के कंपेयर करें, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है, आपको ऐड ही करना पड़ेगा, किसी ज़्यादा का मानोगे तो माइनस करना पड़ सकता है। तो आप खुद भी देख सकते हैं 475 इस ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि 475 से नीचे ही एवरेज आना है, तो आपको कम मानने में ज़्यादा फायदा है, जिससे माइनस ना करके प्लस करना पड़े। तो आप देखो 340 से कंपेयर करता हूँ मैं, तो ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 34, 50, 16, ये 162 ज़्यादा है। लेकिन 162 कितने दिनों पे ज़्यादा है, ये 5 दिनों पे। तो 162 गुणा 5 करोगे आपके पास आ जाएगा ये 810, तो 810 एक्स्ट्रा है, ये 810 बांटे जाएंगे 30 दिनों में। अब आप देखो दूसरा कंपेरिजन यहाँ से 47, 34, 13, यानी कि ये 135 ज़्यादा है। तो 135 जो ज़्यादा है ये 135 ज़्यादा है, ये 135 ज़्यादा है कितने में, 4 दिन में। तो 4 गुणा 135 करेंगे तो ये 540 हो जाएगा। तो ये 540 ज़्यादा है, ये 810 ज़्यादा है, तो दोनों कुल मिलाकर कितना ज़्यादा हो गए, ये हो गए हमारे पास, जोड़ देते हैं, ये हो गया 1350 ज़्यादा है। तो आप देखो हमने इसका एवरेज माना था 340, लेकिन कंपैरिजन करने पे पता चला है कि एवरेज 340 कम पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं तो एवरेज ज़्यादा से हो जाएगा। एवरेज ज़्यादा हो जाएगा कितना, 1350 ज़्यादा होगा, कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो 30 दिनों से आप डिवाइड करेंगे इसे तो 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो एवरेज 45 ज़्यादा होगा बस, कितना, 385, यही हमारा आंसर होगा। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच मस्ट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 3:1/7, 4:3/7 एंड 7/6 टू मेक एन इंटीजर नंबर। इसमें से हम क्या नंबर घटा दें, क्या फ्रैक्शन घटा दें इसमें से कि ये नंबर जो है परफेक्ट इंटीजर हो जाए। इंटीजर मतलब अपॉन में ना रहे, तो देखो अपॉन में ना रहे यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसा बन जाए, ऐसा ना रहे 2/3, 4/3 रह जाए। तो आपको जो देखना है इसमें जो अपॉन में नंबर है उन्हें ही देखना है, जो नंबर पूरे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं रखना है आपको। अब आप देखो ये 7/6 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1:1/6, तो इसका 1 भी कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास सिंपल सा नंबर रह गया है 1/7, 3/7 और उसके बाद आएगा 1/6। तो आपको केवल इस नंबर से मतलब रखना है, तो इसे सोल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही तो हमारा इंटीजर है जो माइनस करना पड़ेगा। भाई यही तो हमारा, भाई ये सारे तो पूरे इंटीजर बन गए थे, 3 बन गया था, 4 बन गया था, 1 बन गया था, लेकिन ये इन्हीं की वजह से ये पूरा इंटीजर नहीं बन पा रहा है, कंप्लीट इंटीजर, तो इन्हीं को माइनस करना है, तो इनको टोटल करो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप इनका टोटल करोगे तो आपको एलसीएम बनाना पड़ेगा 42, 42 के लिए इसमें 6 की मल्टीप्लाई, इसमें 6 की मल्टीप्लाई और इसमें 7 की। तो आप देखेंगे 6, 18, 24, 24 और 7, 31, तो 31/42, तो यही आपका आंसर दे रखा है इसने, तो इसी को माइनस करना है हमें। आगे देखते हैं, ये कह रहा है 2 साइकिल के मूल्य के बीच का अनुपात 7 और 8 है। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य को 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 रुपये की वृद्धि होती है, तो उनके मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो 1500 और 1600, 15 और 16 रुपये हो, तो दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था ये बताना है। आप एक चीज़ देखें कि इस सवाल में हमें इक्वेशन ही बनानी पड़ती है, लेकिन जब इक्वेशन बनाते हैं तो हम उसे इक्वेशन को रेशो में ही लिख लेते हैं। जैसे आपके पास इक्वेशन क्या बनती, इसे मानते हैं आप 7x और 8x, 7x में ऐड करते 30%, तो 7 का 30% होता 7 या 21 यानी कि 2.1x, तो हमारे पास होता 7x प्लस 2.1x अपॉन में 8x प्लस 1500 बराबर रेशो होता 15/16। ये सवाल का सॉल्यूशन था। करेंगे हम इसी तरीके से, लेकिन इस तरीके से x वगैरह लिखेंगे नहीं। कह रहा है द रेशो बिटवीन द प्राइस ऑफ 2 बाइसिकल 7:8, 2 बाइसिकल का जो प्राइस है वो 7:8 है। उसने बोला है आफ्टर 2 ईयर व्हेन द प्राइस ऑफ फर्स्ट बाइसिकल इंक्रीज बाय 30%, ये जो इंक्रीज हुआ है 30% हुआ है, तो 7 का 30% आप इंक्रीज करेंगे तो 7 का 30% इंक्रीज हो जाएगा कितना, 2.1, 7 के 21 होते हैं। और नेक्स्ट जो बाइसिकल है दूसरी, उसमें 1500 रुपये इंक्रीज करने हैं। तो देखो ये तो इमेजनरी नंबर था और ये भी इमेजनरी नंबर है, ये एक्चुअल नंबर आ गया है।
अब ये इक्वल जो होगा ये 15/16 के बराबर होगा। मैंने यही आपको बताया था, आपको इसे 7x 8x मानना था, तो 7x प्लस 2.1x और 8x प्लस 1500 बराबर 15/16 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है उसमें भी। तो जो बेसिक से करना चाहते हैं वो बेसिक से करें, जो इससे करना चाहते हैं इससे करें। टाइम दोनों में सेम लगेगा, बस आपके कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है जिससे जल्दी जल्दी हो सके। तो आप 16 से बात करेंगे, 16 की गुणा करते हैं तो 16 7 112, 16 वो 15 8 120, 15 8 120, 16 7 112, तो डिफरेंस आ गया 8x का। अब आप देखें मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा, ये तो एक्चुअल नंबर है, ये तो आ जाएगा 22500। लेकिन जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इमेजनरी नंबर है, तो ये इसी में से माइनस होगा। तो 16 की गुणा करता हूँ 2.1 में, तो 16 गुणा 21 33.6, तो 33.6 माइनस कर देते हैं 8 में से, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 25.6। 25.6 के बराबर है 22500। ठीक है जी। उसने हमसे पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सेकंड बाइसिकल। सेकंड बाइसिकल का प्राइस 8, तो आपको 8 के बराबर बताना है। तो 1 के इक्वल निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 22500, इसका डेसिमल लगा लेते हैं 0, तो ये 0 बढ़ गई, ये आ गया हमारे पास 256। आपको बताना है किसके बराबर, 8 के बराबर। 8 से इसकी रीडिंग करिए, हो गया 32। तो आपको यही सोल्व करना है 225,000/32। अब आपको देखो ये सोल्व करना आसान है, मुश्किल नहीं है। आप देखें अगर मैं 32 का टेबल पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है बच्चे 4 से काटने लग जाओ, 5 से काटने, बिल्कुल मत काटना। परसेंटेज टेबल लिखवा रखी है, आपको उसी का लॉजिक लगाना है। 32 से काटना है, 32 सत्ते 224, तो 7000 में हमारा आंसर है। ठीक है। और परसेंटेज टेबल अगर आपने याद की होगी तो परसेंटेज टेबल में 13-25 कभी नहीं आता, 31-25 आ जाता है। किसकी वैल्यू 5/16 की, तो हमारा आंसर आ गया ये रहा। पूरा डिवाइड करना ही नहीं होता हमें सवाल में। खैर मैं आपको डिवाइड करके बता दूँ, 32 सत्ते 224, कितना बच गया 1000, तो ये हो गया 1000/32। तो आप देखो आपको डिवाइड करके 70 तो बन चुका है, 7000 लगभग 7000 बन चुका है, प्लस 1000 रह गया था। आप जब डिवाइड करोगे इसे तो आप इसको 2 से कटिंग करें, 500/16। आप देखें परसेंटेज टेबल में 5/16 होता है, 5/16 की वैल्यू होती है 31-25, तो 500/16 31.25 हो जाएगा। तो 31.25 31.25 और ये रहा 7000, जोड़ दो आप इन्हें, तो 731.25 731.25, यही आंसर था हमारा। तो जो जो परसेंटेज, देखो मेरी परसेंटेज की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप अच्छे से वीडियो देखें और उसको अच्छे से रट लें। कैसे रटना है वो मैं तरीका आपको बता चुका हूँ। डेली लिखना है, जो बच्चा डेली लिख कर देख रहा होगा उसे कन्फर्म याद होने लगी होंगी। पूरे 1 महीने ये काम करना है, लिख लिख कर देखना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक रहा एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई 14.35 और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी। कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर आर 14.35 मीटर एंड 11.55 मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर इट कम्प्लीटली। तो हमें क्या बताया है, देखो एक आयताकार ग्राउंड है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो हमें इसे वर्गाकार टाइल से कवर करना है। तो वर्गाकार टाइल बताने हैं हमें कितनी लगेंगी। देखो वर्गाकार टाइल जो लगेंगी वो हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग और ब्रेथ के अकॉर्डिंग, लंबाई और चौड़ाई दोनों के अकॉर्डिंग लगनी है। तो जब दोनों के अकॉर्डिंग लगनी है तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो हमारी लेंथ को भी डिवाइड कर सके और जो ब्रेथ को भी डिवाइड कर सके। क्योंकि हमें वर्गाकार टाइल लेनी है तो उसकी जो लंबाई जो होगी वर्गाकार टाइल्स की, तो उसकी जो स्क्वायर वाली टाइल्स है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ होगी दोनों सेम होंगी। तो वो जो लेंथ और ब्रेथ है तो वो एक ऐसा नंबर है जो हमारी आयत की चौड़ाई को और आयत की लंबाई को दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो परफेक्टली डिवाइड करने का मतलब है कोई दो नंबर हैं जिनको कोई नंबर परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो उनका एचसीएफ होगा, एचसीएफ ही डिवाइड करता है। तो मुझे इनका एचसीएफ लेना है। देखो 14.35 और 11.55 इनका एचसीएफ लेना है, तो डेसिमल में हटा देता हूँ 1435 और 1155। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आपको साफ दिख जाएगा कि ये नंबर 7 से कट रहा है। ये नंबर 7 से कट रहा है तो 7 दूनी 14 होता है और 7 पंजे 35, तो ये हो गया 205। हमने 7 अलग ले लिया। अब देखिए नंबर 5 से भी कट रहा है क्योंकि दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, तो आप इसमें से 5 भी निकालोगे तो 41 बच जाएगा, तो ये आ गया 5। तो आप देखो 35 इसका एचसीएफ हो सकता है। कब हो सकता है, अगर ये नंबर भी 35 से डिवाइड हो जाता है। तो आप इसे 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 थी 105, 35 थी 105, तो ये 33 बार डिवाइड हो गया। तो आपको बताना था कि टाइल्स कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो देखो एक टाइल का एरिया निकालना है, उसे डिवाइड करना है इस रेक्टेंगल के एरिया से। तो रेक्टेंगल का एरिया अपन स्क्वायर का एरिया लेना है आपको। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा हमारे पास 1435 गुणा 1155। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होगा हमारे पास इसकी लंबाई चौड़ाई की गुणा होगी। तो 14 से मैंने डेसिमल इनका हटा दिया है क्योंकि जो इसका एचसीएफ निकालेंगे उसमें भी डेसिमल आएगा ही आएगा। तो ये तो हमारे हो गया रेक्टेंगल का एरिया। एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर की साइड आई है 35, तो स्क्वायर की साइड होगी 35 गुणा 35। अब आपको डिवाइड करना है 35 से 35 थी 105। देखो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अभी तो किया था 33 आया था। अब इसे 35 से डिवाइड करोगे, ये भी हमारे पास क्या आया था 41। तो जो हमारे पास टाइल के नंबर होंगे वो 41 गुणा 33 ही होंगे। आप मल्टीप्लाई करें 33 एकम 33, 33 चौका 132 और 3 135।
तो ये हमारे पास हो गया 135 से 2, तो 1353 हमारा आंसर आ गया। देखो कुछ बच्चों को हो सकता है इसके एचसीएफ निकालने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इसका एचसीएफ डिफरेंस से भी ले सकते हैं, क्योंकि जो दो नंबर, कोई हमारे पास नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा तो वो इनके डिफरेंस को भी जरूर डिवाइड करेगा। तो आप देखें, अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो हमारे पास 1455 और 1155 है, 1435 सॉरी, 1435 और 1155 है। तो 1435 और 1155 का डिफरेंस लें हम, 1435 और 1155, तो आप इनका डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 और ये 280, तो हमारा डिफरेंस हुआ 280। 280 एक ऐसा नंबर है, या तो वो इसका एचसीएफ होगा या इसका मल्टीपल होगा एचसीएफ का। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपको लगानी पड़ेगी एचसीएफ के लिए। सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे इसको एचसीएफ या एलसीएम ऐसे में निकालते हैं, कदापि मत निकालना ऐसे। ये 10th क्लास के 8th क्लास के बच्चे का तरीका है, आप 10th और 8th के बच्चे नहीं हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, अगर आपको कांस्टेबल का एग्जाम भी पास करना है तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आप 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हों। तो 10th के डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं तो 10th वाला मेथड छोड़ना पड़ेगा, आपको इस मेथड से करना है। बेशक इस एग्जाम में सवाल हमारे 10th तक के लेवल के ही आते हैं, लेकिन 10th तक के लेवल के क्वेश्चन आपको अच्छी अप्रोच से करने होते हैं, ना कि 10th वाली अप्रोच से, वरना तो 10th ही पास होगी, एग्जाम नहीं होगा। आप देखें हमारे पास जो इन दोनों का डिफरेंस लिया है वो 280 आया है। 280 या तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ है या फिर इन दोनों के एचसीएफ का मल्टीपल है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब आप 280 के फैक्टर करें, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 7 पंजे 35 अट्ठे 280। तो आप देखो 8 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 का टेबल है ही नहीं, तो हमारे पास 7 पंजे 35 बन जाएगा। तो 35 एचसीएफ होगा, और फिर उसके बाद कहानी क्या करनी है हमें, ये दोनों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 50% और व्यय में 80% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो या कमी होगी। तो वृद्धि या कमी होगी, ये इंग्लिश में टाइप नहीं हुआ है, मैं ही भूल गया हूँ शायद इसे टाइप करना। आप देखें, इसने बोला है एक व्यक्ति की मासिक आय 75% है। देखो इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसके खर्चे और उसकी बचत में। इनकम को यानी कि उसकी कमाई को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उसके खर्चे और बचत में। इनकम 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, किसमें, सेविंग और एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि 2 पार्ट में जब भी डिवाइड होगा तो हमारा मिक्सर एलिगेशन लग जाता है। लेकिन मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज में क्या मैंने बताया था कि हम इसे रेशो मेथड से कर देते हैं। डिजिट आसान है तो रेशो मेथड से ध्यान रखेंगे हम। तो 75% खर्च करने का मतलब है कि 75% का मतलब कितना है हमारा, 3/4 होता है। तो 3/4 का मतलब 4 हम इसकी इनकम मानेंगे और 3 इसका खर्चा हो जाएगा। तो हमने इसकी इनकम 3/4 के हिसाब से 4 मान ली, हमने इनकम में मानी 4 है, इनकम 4 है, तो जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 3 है, और जो उसका सेविंग है वो बचा 1 है। अब जो कह रहा है वो इसी के साथ करना है। उसने बोला है उसकी आय में 75%, आय में 50% की, आय में 50% की वृद्धि हो गई है, ये रही। व्यय में 80% की वृद्धि हुई है, व्यय में 80% की वृद्धि हुई है, तो उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब हम कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कितनी वृद्धि हुई है या फिर कितनी कमी हुई है। तो आप देखो 4 की गुणा करेंगे 200, 3 की गुणा करेंगे 240। अब आप सिंपल सी चीज़ देखें, इन दोनों का जो टोटल है वो इनकम होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग का टोटल ही इनकम होता है। तो देखो एक्सपेंडिचर 240 है, बढ़ा है प्लस का, और ये कितना बड़ा होगा, 200 हो जाए। तो आप खुद ही देखें कि 200 होने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस तो होना ही नहीं है। तो यानी कि अगर मैं इसे -40 कर दूं तो इन दोनों को टोटल होकर 200 बन जाएगा। तो हमें पता चल गई है कि एक्सपेंडिचर 40% हुआ है, क्योंकि सेविंग जो है 40% हुआ है। तो आप इसे 1 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 40। तो जो बचत है उसमें कितनी कमी हुई है, 40% की कमी हुई है, 40% की कमी। आंसर आ गया। आगे कह रहा है हमारे पास 11 क्वेश्चन में, व्यक्तियों के किसी समूह ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे यही चाहूँगा कि जब आप मुझसे कैलकुलेशन सीखने आए हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी एक लाइन में ना लिखकर ओरल करने की कोशिश करें। इसने बोला है ए ग्रुप ऑफ पर्सन डिसाइड टू कंप्लीट ए वर्क इन 20 days बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट, जिसमें से 5 एब्सेंट हो गए हैं। इफ द अदर पर्सन इज इन द ग्रुप टुक 24 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी पर्सन वर देयर इन द ओरिजिनल ग्रुप। आप देखो आपके पास मैन और डेज की जो मल्टीप्लाई होती है वो बराबर होता है मैन और डेज की मल्टीप्लाई के। तो जब आप 2 नंबर की मल्टीप्लाई दोनों नंबर के बराबर रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैन का रेशो होगा वो डेज का अपोजिट होगा। इनमें विलोम अनुपात चलता है मैन और डेज में, रेसिप्रोकल रेशो, इसी वजह से इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो कल मैंने टेस्ट पेपर कराया था उसमें खपत वाला क्वेश्चन था, वो भी मैंने इसी तरीके से कराया था मैन डेज आवर से, जिसमें 5 से 6 माना था, 20% बढ़ गई थी। तो आप उसे भी देखना अच्छे से। तो आप देखें पहले जो हमारे पास डेज थे वो 20 हैं, अब जो डेज है 24 है। तो डेज का जो अपोजिट होगा वो हमारा पर्सन मैन का रेशो होगा।
तो 24 और 20 अपोजिट कर दिया मैंने। 24 और 20 का रेशो जो होता है वो 6 से 5 होता है। तो आप देखो पहले 6 आदमी थे, अब 5 आदमी हैं, तो कितना कम हुआ है? 1। उसने बोला है 5 आदमी एब्सेंट हुए हैं, तो 1 को कह रहा है वो 5, तो 6 को कितना बोलेगा? तो 6 को बोलेगा 30। तो आपको यही सोल्व करना है बस। आप खुद देखें आपको क्या सोल्व करना पड़ेगा, इसमें क्या लिखना पड़ेगा? इसमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। 24 20 6 5, 6 5 में 1 का गैप है, 1 को कह रहा है वो 5, 1 को 5 तो 6 को 30, आ गया आंसर। एक सवाल आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की है। यदि इस पूरी यात्रा में उसे 13.5 घंटे का समय लिखा है। देखो 13 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है हमारे पास 13.5। अगर मैं आपसे कहूँगा 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा आप 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं, या फिर 1.5 आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि 13.5 घंटे का समय लगा है, 13.5। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से दुगनी है, वो 1.5 गुनी है, तो फिर रेलगाड़ी की चाल का ही कंपेयर किया है। रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से तो 3 गुना है और स्टीमर की चाल से 1.5 गुना है, तो स्टीमर की चाल बतानी कितनी होगी। तो लिख लेते हैं हम। देखो हम 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तो तय कर रहा है वो स्टीमर से, और उसके बाद 450 किलोमीटर की जो यात्रा तय कर रहा है वो 450 किलोमीटर की जो यात्रा कर रहा है वो कर रहा है ट्रेन से, और उसके बाद जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है वो हॉर्स से, घोड़े से। ठीक है, अब उसने कहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम द स्पीड ऑफ हॉर्स एंड 1.5 टाइम्स ऑफ द स्टीमर, तो जो ट्रेन की स्पीड है इसका 1.5 गुना है। तो आप इसे मानो अगर ये 4 है तो इसका 1.5 गुना कितना होगा? 4 का 6, तो ये 6 हो गई। उसके बाद उसने बोला है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम, जो ट्रेन की स्पीड है वो 3 टाइम है किसके? हॉर्स से, इससे 3 टाइम है, तो इससे 3 टाइम करना है, तो इसे मान लेंगे हम कितना? 2, तो 2 का 3 गुना हो गया 6। तो आप देखो हमारे पास हो गया 4 6 2। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो, 2 इसकी कटिंग करके 3, इसकी कटिंग करके 1, तो हमारे पास आ गया 2 3 1 का अनुपात। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड का रेशो आ गया। आप देखें आपको डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके क्या था हमारे पास? टाइम आ जाएगा। तो हम टाइम ही निकालना है क्योंकि टाइम हमें 13.5 दे रखा है। तो आप एक काम करें, अनुपात में है तो इसे एक्स मान लें। एक्स नहीं मानेंगे तो गलती होने के चांस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे में एक्स आएगा, 60 एक्स नहीं होगा, बटे में है ये, तो ये 2x अपॉन में है, तो 2 से तो कट जाएगा 60, ये 60 बटे एक्स बचेगा। इसी वजह से अगर आप x नहीं मानेंगे तो बटे में आने से गड़बड़ हो जाएगी। आप इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 150, x ऐसे लिखना है, x आएगा अपॉन में। ठीक है ना, यही गड़बड़ होने के चांस होंगे बस। प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन एक्स। ये हो गया हमारे पास 13.5 मतलब 27 बटे 2। ठीक है जी, अब आप देखें मैं इन सबको जोड़ देता हूँ। ये होगा 6 6 12 और 15 270, 270 बटे एक्स बराबर आ गया 27 बटे 2। तो आप देखें 27 से इसकी कटिंग करेंगे 10 बार, 2 की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 20। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 20। x की वैल्यू 20 आई है, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? हमसे वो हमसे पूछ रहा है स्टीमर की वैल्यू। स्टीमर हमारे पास कितना माना है हमने? स्टीमर है हमारे पास 2x, तो 2x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 20 बराबर 40। तो यही हमारे से आंसर है 40। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने बोला है हमसे कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक दाईं के अंक से 4 अधिक है, यानी कि दोनों में 4 का अंतर है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो इसकी संख्या संख्या क्या होगी? इंग्लिश में देख लेते हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर ऑफ द वंस डिजिट इज 4 मोर देन द टेंस डिजिट। जो वंस डिजिट है वो टेंस डिजिट से 4 ज़्यादा है, ये वाला नंबर 4 एक्स्ट्रा है। तो आप देखें जब भी आपको नंबर सिस्टम में इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आप कोशिश करें ऑप्शन से हिट करने का। इक्वेशन से हिट हो जाएगा लेकिन इक्वेशन से थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा ये, तो हम इसे ऑप्शन से ही करेंगे। तो आप देखें ये 4 ज़्यादा होना चाहिए, ये तो 4 कम है तो ये गलत हो गया। ये 4 ज़्यादा है, ठीक है, ये भी 4 ज़्यादा है इससे, ये 4 कम है, ये गलत हो गया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए हैं। उसने हमारे पास इन दोनों में से आंसर हो सकता है, लेकिन उसने आगे एक लाइन और दी है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 370, यानी कि जो गिवन नंबर है 26, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इसके सम से करें तो हमारा 370 आना चाहिए। तो आप देखो 26 गुणा 8 370 होता ही नहीं है, 26 गुणा 8 होता है 208। आपको गुणा करनी पड़ेगी, ये रहा 37, इसका सम कितना होगा डिजिट का? 10। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 370 मिल जाएगा। यही उसने बोला है कि 370 आना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 37। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से ही करने की कोशिश करना। आगे देखते हैं। जब ये बेसिक से कराऊंगा क्वेश्चन में, जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको करा दूंगा मैं बेसिक से। फिलहाल आपको पेपर के हिसाब से बताया जा रहा है।
आपको क्वेश्चन 14 में कह रहा है रोहित अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करके उन पर 13.5% की डिस्काउंट देता है। यदि वह वस्तु को 1012 रुपये 5 पैसे में बेचता है और तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो आप खुद देखें कि हमने किसी वस्तु को बढ़ाकर लिखा है, बढ़ाकर लिखकर फिर उसे कम कर दिया है, या फिर हम किसी वस्तु को बढ़ाएं फिर उसे बढ़ा दें, तो एक ही बात होती है सक्सेसिव की। या अगर हम किसी वैल्यू को कम करें फिर बढ़ा दें तो ये बात होती है सक्सेसिव की। जब मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें सक्सेसिव मेथड से ही मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। तो आप इसमें देखें कि उसने बोला है रोहित मार्कअप हिज गुड्स 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो आप देखें 30% होता है 3/10, तो 10 से 3 इंक्रीज हो गया, 13। तो हमारे पास 10 और 13 का रेशो हो गया। उसके बाद बोला है गिफ्ट से डिस्काउंट ऑफ 13.5% ऑन दैम, 13.5% की डिस्काउंट देनी है। देखो 13.5%, अब बच्चे क्या करते हैं इसे 13.5 देखते ही तुरंत कटिंग करने लग जाएंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। नहीं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो और भी होशियार है, वो इसे 100 मानेंगे, 100 में से 13.5 घटा देंगे। बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या करें, ये 13.5 है, इसका दोगुना करके काम चल जाएगा ना। तो आप 100 मानने से अच्छा 200 माने, इसका दोगुना करके 27 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 100 आपने माना, 100 में से इसका दुगना 27 घटाएं, 100 नहीं 200, दुगना माना हमने 200 माना हमने, 200 में इसका दुगना 27 घटा देंगे तो 173। तो जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते उनसे भी पूछ लेना, यही आएगा निकल के। तो आप देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई है जो वैल्यू कम होकर आई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस जो था उसका, ये सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर दे रखा है आपको 1012.05, ये बराबर है हमारे पास 13 और 173 के। हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 200 गुणा 10 की। हमें इसकी वैल्यू बतानी है 200 गुणा 10 के बराबर क्या होगा। तो सोल्व कर लेते हैं। तो आप देखो डेसिमल हटाओ 2 जीरो, 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसमें। तो ये देखो 205 1205 है, तो ये हो जाएगा 2410 और 10 का दुगना हो जाएगा 20। तो आप देखो 1 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, तो 2 जीरो आ गई हैं। तो आपके पास बस कटिंग करनी है, तो आप 13 से कटिंग कर लीजिए इसकी। 13 से कटिंग करेंगे, 13 कम 13 बचा 7, 72 हो जाएगा। 13 पंजे 65, फिर 13 पंजे 65, फिर 13 सत्ते 91। तो आपके पास आ चुका है। देखो ये 2 जीरो थी ना, 1 जीरो मैंने यहाँ लगा दी है इसकी हटा के, ठीक है। तो हमारे पास बचा है 173 ऊपर 1557। अब आप देखें 17 दिन में 153 होते हैं, 9 या 27 होता है। तो आप देखें इससे कट गया 9 बार, 2 जीरो यहाँ पर है तो कितना हो गया 900। यही हमारा आंसर था। ये रहा बच्चों, आगे देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटर लग सकता है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। ये कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द 4 टाइम्स सम ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ सर्कल। आप देखें हमारे पास 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी है उसने। इन दोनों के सर्कल को हमने मिलाकर एक सर्कल बनाया है, एक अलग सर्कल की बात की है उसने। उसका जो एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है इन दोनों के एरिया का 4 गुना है। तो आप देखो जब सर्कल का एरिया निकालते हो पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले सर्कल का निकालोगे पाई आर स्क्वायर, जब दोनों को जोड़कर एक उसका 4 गुना करोगे, जब दोनों को जोड़कर उसका 4 गुना करोगे तो एक बड़ा सर्कल बनेगा, वो बनेगा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर ही कर रहे हैं हम, तो पाई तो कॉमन चल रहा है, रेडियस तो अलग अलग हो रही है, तो पाई हटा दीजिए। और जैसे ही आपने रेडियस हटाई तो आपके पास ये आया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 4 गुना बराबर आर स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया जब भी 2 नंबर का सम हम स्क्वायर में जोड़ते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। भाई पाइथागोरस थ्योरम में तो हम करते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास 13 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को दर्शाता है। अगर हम पाई इग्नोर कर दें तो यही तो नंबर है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम देखनी है 3 4 5। तो आप देखें हमारे पास एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का जोड़ करने पे इनका 4 गुने के बराबर हो जाए। तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो आप देखो 4 का अंडर रूट होगा 2, 3 और 4 का होता है 5, तो 5 दूनी 10, तो हमारे पास नंबर बन गया 10। तो ये जो बड़ा सर्कल बना है इसका रेडियस हमारे पास 10 आ गया। जब इसका रेडियस 10 आ गया तो उसने पूछा है हमसे इसका डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा दुगना, ये हो जाएगा 20। कह रहा है ना व्हाट विल बी द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ द सर्कल, उन दोनों के सर्कल के एरिया के बराबर हो। तो हमारे पास 20 आंसर आ गया। और देखते हैं आगे, बस इतना ही था। ठीक है, देखो उम्मीद है समझ में आया होगा। स्पीड मैं थोड़ी थोड़ी बढ़ाता चला जाऊंगा धीरे धीरे, आप मुझसे जुड़े रहें। एग्जाम में आपको मुझसे भी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन में आपको 15 घंटे नहीं लगाने हैं। 15 क्वेश्चन में 10 मिनट या 8 मिनट इतनी देर ही लगानी है, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने लेंदी नहीं है, समझाते हुए समय लगता है।
जिस बच्चों को ये भी लग रहा हो कि इस समय मैंने ज़्यादा लगा दिया है, तो वो अपनी प्रैक्टिस करे और इन तरीके से देख के छोटा करे और टाइम कम हो जाएगा अपने आप। बस चीज़ें याद करने की कोशिश करें। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।